Zombie apocalypse. Hi everyone. So let's start. आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उस दिन हमने कहाँ तक पढ़ा था? उस दिन हमने पढ़ा था फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ठीक है, स्टार्ट किया था हमने अपना फैक्ट्रीज एक्ट 1948। स्टडी नोट नंबर 6। स्टडी नोट नंबर 6 फॉर CMA इंटरमीडिएट ग्रुप 1। स्टडी नोट नंबर 6। स्टडी नोट नंबर 6 CMA इंटरमीडिएट ग्रुप 1। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और इसमें हमने सबसे पहले देखा था ऑब्जेक्ट इसका देखा था। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, एक ब्रीफ फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सबसे फटाफट एक रिवीजन मार लेते हैं। फटाफट एक रिवीजन करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा क्या था, क्या किसका पढ़ा था हमने? ऑब्जेक्ट पढ़ा था। किसका ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट कौन बताएगा? ऑब्जेक्ट क्या है? सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर। अरे भूल गए रे बाबा, सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या देखा था? सेक्शन 1 देखा था, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल फैक्ट्रीज एक्ट 1948, एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया। कमेंसमेंट come into effect from 1st April to 1949, 1st April 1949। फिर हमने देखा था, क्या देखा था? कंपिटेंट पर्सन देखा था कि कंपिटेंट पर्सन कौन होता है? हमारा चीफ इंस्पेक्टर होता है। कौन होता है गाइस? चीफ इंस्पेक्टर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था, फिर क्या देखा था गाइस? उसके बाद हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन कौन से होते हैं देखा था हमने। मेकिंग, अल्टरिंग, रिपेयरिंग और ऑर्मिनेटिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, ऑयलिंग, मतलब जितने भी ये थे सारे क्या थे? हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस थे। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या देखा था? हैजार्डियस प्रोसेस। हैजार्डियस प्रोसेस मतलब ऐसा कोई भी प्रोसेस जहां पे कि डेंजरस हो, हैजार्ड हो, वो हमने देखा था हैजार्डियस प्रोसेस। क्लियर कट गाइस? आई होप यहां तक हो गया क्लियर। हैजार्डियस प्रोसेस देखा था, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा था? फिर उसके बाद हमने वर्कर देखा था। वर्कर, वर्कर क्या होता था? वर्कर आर एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू एजेंट और कॉन्ट्रैक्टर with or without knowledge of principal, whether for remuneration or not, in any manufacturing process, cleaning of machinery or premises, or in any other kind of work related to manufacturing process। ठीक है, and does not include armed forces। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर सभी को? ठीक, क्लियर क्लियर क्लियर। उसके बाद आगे हम क्या देखेंगे? आगे हमने क्या देखा था? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया था। फैक्ट्री देखा था। फैक्ट्री हमारा क्या था? एनी प्रीमाइस और ऑपरेशन देयर ऑफ एड ऑफ पावर एंड विदाउट एड ऑफ पावर। एड ऑफ पावर में 10 और मोर वर्कर work with during preceding 12 months, or without it about 20 or more worker working any day during the preceding 12 month, and does not include, इसमें कौन कौन से include? the mines, माइंस के लिए अलग अलग डाटा सब्जेक्ट टू माइंस एक्ट 1952 उसके लिए अलग है, तो उसमें बताया गया है। दूसरा मोबाइल इंडस्ट्री, तीसरा रेलवे रनिंग सेट्स, एंड फोर्थ होटल रेस्टोरेंट एंड ईटिंग प्लेसेस। ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है फैक्ट्रीज में, ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है फैक्ट्रीज में। तो यहाँ तक हमने उस दिन देखा था। ठीक है, यहाँ तक हमने उस दिन देखा था इतना। तो आज हम इससे आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना आगे फैक्ट्रीज एक्ट के। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्यूपायर। क्या देखेंगे गाइस? ऑक्यूपायर। तो ऑक्यूपायर मतलब होता क्या है? ऑक्यूपायर मींस कि जो उसको ओन करता है, ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो इसमें क्या दे? ऑक्यूपायर ऑफ अ फैक्ट्री एज द पर्सन who has ultimate control over the affairs of the factory। मतलब कि फैक्ट्री पे जिसका अल्टीमेट कंट्रोल है जिसका फैक्ट्री पे, उसको हम ऑक्यूपायर मानेंगे। ठीक है, इट मींस कि ये नहीं कि अगर सपोज को ओनर है तो उसको हम ऑक्यूपायर मानेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इट मीन यहाँ पे ऑक्यूपायर की मीनिंग है, फैक्ट्री में ऑक्यूपायर का मीनिंग है कि उस फैक्ट्री के ऊपर जिसका भी अल्टीमेट कंट्रोल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्यूपायर। ठीक है, सपोज एक कंपनी है XYZ लिमिटेड कंपनी है, एक फैक्ट्री XYZ फैक्ट्री है। ठीक है, लिमिटेड कंपनी है, वो फैक्ट्री है। ठीक है, उसका ऑक्यूपायर जो है ना वो अमित है। उसका जो ऑक्यूपायर है वो अमित है। ठीक है, बट उसका ओनर कौन है? ओनर दीप सिंह है। ओनर दीप सिंह है, बट दीप ने पूरा कंट्रोल जो है वो अमित का बोल रखा है, ये लो भाई आप इसको देखोगे, मैं बस प्रॉफिट से मतलब है, बाकी आप इसको चलाओगे, आप इसको मतलब आपका मतलब है। तो उस कंडीशन में अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास है?
अमित के पास है, तो इट मीन्स कि ऑक्यूपायर कौन हुआ, अमित हुआ, ठीक है। तो अब ऑक्यूपायर के भी तीन केसेस हो सकते हैं, तीन केसेस हो सकते हैं, कौन कौन से केस है, इन केस ऑफ फर्म, इन केस ऑफ कंपनी, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। तो इन केस ऑफ फर्म और अदर एसोसिएशन, एनी वन ऑफ द इंडिविजुअल पार्टनर और मेंबर, उसमें से जो ऑक्यूपायर है कोई भी हो सकता है, एनी वन कोई भी हो सकता है, एनी वन ऑफ द इंडिविजुअल पार्टनर्स और मेंबर, जो उसके फर्म के या मेंबर्स उनमें से कोई भी या तो मेंबर हो सकता है, या फिर कोई पार्टनर, कोई भी एक इंडिविजुअल ऑक्यूपायर हो सकता है जिसका अल्टीमेट कंट्रोल होगा, ठीक है। इन केस ऑफ कंपनी, अब कंपनी में क्या है, कोई भी डायरेक्टर, एनी वन ऑफ द डायरेक्टर, कोई एक डायरेक्टर होगा जिसका अल्टीमेट कंट्रोल होगा, ठीक है। एंड थर्ड में लास्ट में हमारा क्या आता है, इन केस ऑफ फैक्ट्री ओन्ड और कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, ऐसी कोई फैक्ट्री जिसको कि ओन कर रखा हो और कंट्रोल कर रही हो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज, तो उस केस में क्या होगा, द पर्सन और पर्सन अपॉइंटेड, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जिसको कि गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या लोकल अथॉरिटी ने असाइन किया होगा, यानी कि अपॉइंट किया होगा, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि उसको मैनेज करेगा और अफेयर्स को देखेगा फैक्ट्री के, और अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी, वो जिसके अंडर आता है वो देखेगा, अगर लोकल अथॉरिटी का है फैक्ट्री तो लोकल अथॉरिटी उसको असाइन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, एंड स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है तो स्टेट गवर्नमेंट करेगा। आई होप क्लियर हो गया यहाँ तक। ऑक्यूपायर, ऑक्यूपायर कौन है, who has the ultimate control over the affair of the factory, जिसके पास की अल्टीमेट कंट्रोल है फैक्ट्री का, वो कौन है, ऑक्यूपायर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं नोटिस बाय ऑक्यूपायर की, जो उसका नोटिस है, नोटिस बाय ऑक्यूपायर की, अगर ऑक्यूपायर को नोटिस देनी है तो नोटिस किस बिहाफ पे देगा, ठीक है। तो ऑक्यूपायर क्या बोलता है, बिगिंस टू ऑक्यूपाई और यूज ओनली, यूज एनी, ठीक है। तो क्या है उसको सबसे पहले कि नोटिस शुड बी गिवन विद, अगर उसको कोई भी नोटिस देनी है, एनी नोटिस, नोटिस शुड बी गिवन विद इन 15 डेज, कितने दिनों में, 15 दिनों के अगर उसको कोई भी नोटिस देनी है किसी भी चीज के रिगार्डिंग, तो उसको कितने दिनों के अंदर नोटिस देनी है, विद इन 15 डेज, कितने दिनों के अंदर, 15 डेज, किसको, ऑक्यूपायर को, अगर ऑक्यूपायर को कोई नोटिस देनी है तो कितने दिनों के अंदर देनी है, विद इन 15 डेज, कितने दिनों, विद इन 15 डेज। बिगिंस टू ऑक्यूपाई और यूज एनी प्रीमाइसेस ऑफ, मतलब बिगिंस टू ऑक्यूपाई, वो मतलब ऑक्यूपाई करने के लिए रेडी है, ठीक है, बिगिंस टू ऑक्यूपाई, उसने ऑक्यूपाई किया, उसको कंट्रोल दे दिया, ठीक है। और यूज एनी प्रीमाइसेस एज अ फैक्ट्री, यूज एनी प्रीमाइसेस एज अ फैक्ट्री, उसको यूज कर रहा है तो किसी प्रीमाइसेस एरिया को एज अ फैक्ट्री यूज कर रहा है, ठीक है, मतलब वो ऑक्यूपायर बन गया, ऑक्यूपायर बनने के लिए रेडी हो गया, ठीक है, वो ऑक्यूपायर बन गया, और फैक्ट्री का कोई भी एरिया, प्रीमाइसेस एरिया उसको यूज करना है, ठीक है, फैक्ट्री का कोई भी एरिया उसको यूज करना है अदर वर्क के लिए, तो उसको उसके लिए नोटिस शुड बी गिवन, नोटिस को देनी पड़ेगी कितने दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर, और किसको देनी पड़ेगी, चीफ इंस्पेक्टर को वो नोटिस देनी पड़ेगी, किसको गाइस, चीफ इंस्पेक्टर को नोटिस देनी पड़ेगी, और नोटिस किसमें होगी, शुड बी इन राइटिंग, शुड बी इन राइटिंग, क्या होगा गाइस, शुड बी इन राइटिंग, और उस नोटिस में होना क्या क्या चाहिए, नेम एंड सिचुएशन ऑफ फैक्ट्री, ठीक है, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑक्यूपायर होना चाहिए, नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड डिटेल्स ऑफ वर्कर्स, ये आपका उनका क्या, आपको मतलब उसमें पहले जो आपका जो नेचर है वो नेचर क्या है, ठीक है, एंड नेचर ऑफ फैक्ट्री, सिचुएशन ऑफ फैक्ट्री की फैक्ट्री सिचुएशन क्या है, नेम ऑफ एड्रेस एंड ऑक्यूपायर की, जो ऑक्यूपाई कर रहा है उसका नाम एड्रेस होना चाहिए, एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, नेचर एंड मैन्युफैक्चरिंग, उसका आप कौन सी चीज का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो वो होना चाहिए, एंड डिटेल ऑफ वर्कर्स, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या कहता है, न्यू मैनेजर इज अपॉइंट, अगर कोई न्यू मैनेजर अपॉइंट होता है, अगर कोई न्यू मैनेजर अपॉइंट होता है, तो अगर सपोज कोई ऑक्यूपायर है उसने न्यू मैनेजर अपॉइंट किया तो उसको क्या करना पड़ेगा, फिर से उसको नोटिस देनी पड़ेगी, नोटिस, बट इस बार नोटिस क्या, मैनेजर के केस में उसको 7 दिनों के अंदर नोटिस देनी पड़ेगी, कितने दिनों के अंदर, विद इन 7 डेज, किसको देनी पड़ेगी, चीफ इंस्पेक्टर को, क्या होनी चाहिए, शुड बी इन राइटिंग, सिंपल सिंपल टॉपिक्स है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सिंपल टॉपिक्स है, क्लियर यहाँ तक। In case of new manager is appointed, notice should be given within 7 days. Notice should be given to chief inspector, and it should be in the writing. It should be in the writing. Clear? आगे बढ़े, नोट डाउन करना है किसी को, अच्छा नहीं करना नोट डाउन, ओके, वर्चुअल वाले जो है, वर्चुअल वाले उनको तो नोट डाउन करने दो, अच्छा कोई नहीं, आई थिंक
नोट सभी के पास होंगे, वो हाईलाइट कर लेंगे, अदरवाइज नहीं तो नोट से ही पढ़ा रहा हूँ, नोट से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं ड्यूटीज। ऑक्यूपायर की ड्यूटीज क्या होंगी, ऑक्यूपायर की ड्यूटीज क्या होंगी। तो जनरल ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर शुड एंश्योर रीजनेबल प्रैक्टिसेबल, ठीक है। पहला हेल्थ, दूसरा सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ वर्क, उसके तीन ही उसकी ड्यूटीज है कि जो वर्कर है, जो वर्कर्स वहां पे वर्क कर रहे हैं उसकी हेल्थ का ख्याल रखना है, हेल्थ की सेफ्टी होनी चाहिए, दूसरा सेफ्टी होना चाहिए, हेल्थ उसकी होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, वेलफेयर ऑफ वर्कर, ठीक है, कि हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर, यही उसकी ड्यूटी है, यही उसकी ड्यूटी है, हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर, सिंपल, while they are at work। और वो जब, ऐसा नहीं कि वो घर पे बैठे हैं तो जो वर्कर है वो घर पे बैठा है तो उसकी, नहीं नहीं नहीं, नहीं घर पे बैठे नहीं, जिस टाइम एट द टाइम ऑफ वर्क, एट द टाइम ऑफ वर्क, जब वो वर्क कर रहा है, ठीक है, प्लेस में, तब, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ओके, अब इतनी देर से हम बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर 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 इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर होता कौन है, उसको अपॉइंट कौन करता है, ठीक है। तो चीफ इंस्पेक्टर तो अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग होगा, हर स्टेट का अलग अलग होगा, कि ध्यान रखना, हर स्टेट का चीफ इंस्पेक्टर अलग अलग होगा, ठीक है। तो अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट मे बी अपॉइंटेड सच पर्सन, ठीक है। क्वालिफिकेशन में शुड पर्सन पोजेस प्रेस्क्राइब, जो भी उनकी प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन क्या रखते हैं वो रखेंगे। एंड लोकल लिमिट, गवर्नमेंट विल असाइन द लोकल लिमिट्स एट दे मे थिंक फिट। देखो क्या है ना कि कई कई बार होता है कि दो रख लिए, दो इंस्पेक्टर्स रख लिए, तीन रख लिए, स्टेट गवर्नमेंट चार रख लिए, तो वो लोकल एरियाज के लोकल लिमिट्स के ऊपर डिपेंड करता है कितनी फैक्ट्रीज हैं, कितना रिक्वायरमेंट्स है। कहीं कहीं कई 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 ऐसे एरियाज जहाँ पे चार चार पांच पांच लग जाते हैं, कई एरियाज है जहाँ पे दो से ही काम चल जाता है, तो वो लिमिट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इंस्पेक्टर को कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट। क्वालिफिकेशन करनी शुड बी पोजेस एज पर प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एंड लोकल लिमिट्स दे में थिंक फिट, ठीक है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, क्लियर, ओके। अब बात करते हैं इंस्पेक्टर के पावर्स की, कि इंस्पेक्टर की पावर्स क्या होती है, इंस्पेक्टर की पावर्स क्या होती है, ठीक है। तो इंस्पेक्टर की पावर्स क्या होती है, टू एंटर टू एंटर एनी प्लेस विच इज यूज्ड इन अ फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री में कोई भी ऐसा एरिया जहाँ, कोई भी ऐसा एरिया जो कि फैक्ट्री के लिए यूज हो रहा है, कोई भी ऐसा एरिया जो कि फैक्ट्री में यूज हो रहा है, वो वहां पे एंटर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको तुम वहां पे एंटर नहीं कर सकते हो, ऐसा कोई इसके ऊपर आप रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकते हो, नहीं तुम यहाँ पे इस जगह पर नहीं जा सकते हो, या इस जगह को तुम देख नहीं सकते हो, ऐसा नहीं बोल सकते हो। वो कोई भी प्लेस, एनी प्लेस विच इज यूज टू अ फैक्ट्री, अगर फैक्ट्री के लिए यूज कर रहे हो तो उस प्लेस में वो विजिट कर सकता है, वहां पे एंटर कर सकता है, ठीक है। सेकेंड, वो उस प्लेस को एग्जामाइन कर सकता है, उस प्लेस को, उस, और जो आप प्लांट्स मशीनरी आर्टिकल सब्सटेंस जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको एग्जामाइन कर सकता है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में टू मेक एग्जामिनेशन ऑफ द प्रीमाइसेस प्लांट मशीनरी आर्टिकल और सब्सटेंस, मतलब जो भी आप रॉ मटेरियल जो यूज कर रहे हो उसको एग्जामाइन कर सकता है, जो आप फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करके निकाल रहे हो उसको एग्जामाइन कर सकता है, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग उस टाइम का एग्जामाइन कर सकता है, मशीनरी जो आप यूज करो उसको एग्जामाइन कर सकता है, मतलब एवरीथिंग he has the power of examination, तो कुछ भी एग्जामिन कर सकता है, क्लियर। थर्ड, वो इंक्वायर कर सकता है, कि मतलब वो इंक्वायरी कर सकता है, इंक्वायर टू एनी एक्सीडेंट और डेंजरस ऑक्यूरेंस, इट मे रिजल्ट टू बी बैड बॉडली इंजरी डिसेबिलिटी, और मतलब इंक्वायरी कर सकता है कि नहीं हाँ इससे क्या हो रहा है, इसकी जो मशीनरी तुम यूज कर रहे हो इससे कोई इंजरी तो नहीं होगी किसी वर्कर को, वगैरह वगैरह, तो इंक्वायरी भी कर सकता है, ठीक है। इंक्वायरी, उसके बाद डॉक्यूमेंट, रिक्वायर टू प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू अ फैक्ट्री, कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है और फैक्ट्री से रिलेटेड है, वो उसको डॉक्यूमेंट की रिक्वायर कर सकता है, वो डॉक्यूमेंट मांग सकता है, वो देख सकता है, पढ़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। एंड पढ़ने के साथ साथ वो उस डॉक्यूमेंट को सीज भी कर सकता है, अगर लगता है कि नहीं में कुछ गलत हो रहा है। सपोज बोल रहा है कि उन्होंने बोला कि इसमें सपोज कोई डेंजरस केमिकल है, ठीक है, उन्होंने उसकी मतलब जो मतलब परसेंटेज डिसाइड कर रखी है, नहीं इसमें सिर्फ 5% ही यूज होता है, बट डॉक्यूमेंट में देखा कि 5% यूज हो रहा है, ठीक है, लिखा 5% है, बट रियलिटी में यूज कितना कर रहे हैं, 15% 20%, तो उस केस में क्या है, डॉक्यूमेंट को सीज कर सकता है, ठीक है, क्या है, डॉक्यूमेंट सीज कर सकता है। तो सीज और टेक कॉपीज ऑफ एनी रजिस्टर रिकॉर्ड और अदर डॉक्यूमेंट ऑफ एनी पोर्शन देयर ऑफ, और उस डॉक्यूमेंट का अगर कॉपीज भी रखना चाहे तो ऐसा नहीं तुम बोल सकते नहीं तुम कॉपीज में, वो उसको कॉपीज भी रख सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है, अदरवाइज उसको सीज कर सकता है।
ठीक है। सीज आर्टिकल्स, मतलब आपने जो आर्टिकल यानी फिनिश गुड जो आपने प्रोड्यूस किए हैं उसमें कुछ डिफॉल्ट लगता है, उसको कुछ गलत लगता है, नहीं है हार्मफुल हो सकता है, उसको भी वो सीज कर सकता है, ठीक है। एंड अदर पावर्स में बी प्रेस्क्राइब, जो भी उसकी पावर्स होती हैं एज में बी प्रेस्क्राइब, उनको भी वो यूज कर सकता है। ठीक है गाइस, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम, कोई इशू? नहीं, ओके। सो अब हमारी बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन नंबर 10, सर्जन। सर्जन कौन होता है भाई? एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो हमारे जो वर्कर काम करते हैं वो फिट होने चाहिए, तो उनको जो मेंटेन रखता है, उनकी जो हेल्थ का ध्यान रखता है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? सर्जन। क्या चाहिए? सर्जन होता है ना, एक डॉक्टर जिसे बोलते हैं, तो वो होना चाहिए। तो क्या होना? सर्टिफाइड सर्जन होना चाहिए, नहीं कोई भी एरा गैरा आ गया उठ के। तो क्या होना चाहिए? सर्टिफाइड सर्जन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सर्टिफाइड सर्जन। तो सर्टिफाइड सर्जन के बारे में जो है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, उसके उसको अपॉइंट कौन करता है, उसकी ड्यूटीज क्या है, ये सब कौन बताएगा हमें? कौन बताएगा? सेक्शन नंबर 10। तो देखते हैं सेक्शन नंबर 10 में क्या दिया हुआ। सर्टिफाइड सर्जन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, क्लियर बात है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, वो मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, जैसे आप क्या है, ठीक है, कि वो मेडिकल प्रैक्टिस में होना चाहिए, ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए था। उसके बाद दे आर असाइंड स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स, उसकी जो लोकल लिमिट्स होगी उसके अकॉर्डिंग वो स्पेसिफाइड होगा, ठीक है। अब उसकी ड्यूटीज क्या होंगी? ड्यूटीज, पहली चीज तो यंग पर्सन, एग्जामाइन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ अ यंग पर्सन, मतलब जो यंग पर्सन वहाँ पे फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे उनका एग्जामाइन करेगा, सर्टिफिकेशन करेगा ऑफ यंग पर्सन, उनको एग्जामाइन करेगा, उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, सर्टिफिकेशन देगा उनको, बिकॉज फैक्ट्री में अभी आपको सर्टिफिकेट क्या होता है वो भी आपको पढ़ाऊंगा मैं, एट द लास्ट ऑफ में पढ़ाऊंगा कि सर्टिफिकेट क्या होती है, कैसे उसको एक यंग पर्सन को, एक वर्कर को फैक्ट्री में काम करने से पहले सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो अभी इतना समझिए कि जो सर्जन होगा वो एग्जामाइन करेगा एंड सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेगा किसको? यंग पर्सन को, ठीक है। फिर डेंजरस ऑक्यूपेशन और प्रोसेस, मतलब इट मीन्स कि वो पूरी फैक्ट्री को एग्जामाइन करेगा, देखेगा कहाँ कहाँ पे डेंजरस प्रोसेस हो रहा है, तो और ऑक्यूपेशनल डेंजर, तो उस जगह से क्या वर्कर को समझाएगा, मतलब एग्जामाइन करेगा कौन कौन से वर्कर जो है वो मतलब डेंजरस प्रोसेस में वर्क कर रहे हैं। तो वही देखिए हमने एग्जामाइन द पर्सन इंगेज इन फैक्ट्री इन सच डेंजरस ऑक्यूपेशनल और प्रोसेस, मतलब कि कौन कौन से वर्कर ऐसे हैं जो कि डेंजरस प्रोसेस में काम कर रहे हैं, तो उनको क्या वो एग्जामाइन करेगा टाइम टू टाइम, ताकि उनकी हेल्थ को प्रॉपर ठीक रख सके, ठीक है। उसके बाद वो सुपरविजन करेगा, क्या करेगा? मेडिकल सुपरविजन करेगा भाई, एडवाइस देगा, सुपरविजन करेगा। तो मेडिकल सुपरविजन हैव अकर्ड इन द फॉलोइंग केसेस लाइक, क्या करेगा? मेडिकल मेडिकल सुपरविजन, मेडिकल सुपरविजन इन केस ऑफ इलनेस दैट हैव अकर्ड, ठीक है। तो क्या बोलता है? केसेस ऑफ इलनेस हैव अकर्ड ड्यू टू द नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब बताया कि तुम्हें इस वजह से तुम्हें अकर हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये बीमारी हो सकती है, तो सुपरवाइज करेगा, बताएगा, तो ताकि वो वर्कर उस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। थर्ड सेकंड, बाय चेंजिंग इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देयर इज लाइक्लीहुड और इंजरी टू द हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयर अदर एम्प्लॉयर, मतलब कि कोई वर्कर है, वो सपोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सपोज वो लाइटनिंग में काम कर रहा था, ठीक है, लाइटनिंग उसका लाइटनिंग का काम था, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी देखता था, बट उसको उठाया क्या क्या बोलते हैं, अब उसको रॉ मटेरियल का डिस्पैच, रॉ मटेरियल को उठाने, उस रॉ मटेरियल को डिस्पैच करने में लगा दिया। तो अब उसको एग्जामिन कर, उसको भी सुपरवाइज करेगा, बताएगा डॉक्टर की, देखो भाई तुम वहाँ पे क्या करते हैं, तुम इलेक्ट्रिसिटी का काम देखते हैं, अभी तुम्हें यहाँ पे देखना है, तो प्लीज इस चीज को संभालो, इस चीज से बच के रहो। तो वो उसको मतलब सुपरवाइज करेगा, सुपरविजन करेगा, ठीक है। एंड थर्ड, यंग पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी वर्क विच इज लाइकली टू कॉज इंजरी टू देयर हेल्थ, मतलब उनको सुपरवाइज करेगा कि कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो कि आपको हार्म कर सकती हैं, जिसकी वजह से आपको इंजरी हो सकती है, तो उन सब चीजों को वो सुपरवाइज करेगा, ठीक है, क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट्स? Any doubts? Any doubts? Any doubts? ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके। अब बात करते हैं अपना, ये हमारा जो टॉपिक है, बात करते हैं डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट, सेक्शन नंबर 12। इट मींस कि
इट मीन्स की जो वेस्टेज होता है या इफ्लुएंट्स होता है तो उसको क्या हमें डिस्पोज करना, उसको वहीं कचरा इकट्ठा करके नहीं रखना है, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होता है वो मतलब जो वहाँ पे वेस्टेज हुआ वो उसको आप वहीं कचरे की तरह रख रहे हो तो उससे क्या है ना जो वर्कर वहाँ पे काम करे उन्हीं को इफेक्ट करेगा ना, उन्हीं को उसके अंदर जो बैक्टीरियाज होंगे, जो बैक्टीरियाज निकलेंगे उनके से जो बीमारी होंगी वो किसमें वर्कर होंगी, वर्कर को होंगी तो क्या होगा आपका काम बंद हो जाएगा। तो ठीक, तो क्या करना है उसको वहां से हटाना है, ठीक है, डिस्पोज करना है उसको, वहां जमा नहीं बिठा के रखना, इकट्ठा नहीं करके रखना है। तो क्या बोलता है इफेक्टिव अरेंजमेंट, उसके लिए इफेक्टिव अरेंजमेंट होना चाहिए, किसके लिए वेस्ट एंड एफिलिएंट्स के लिए इफेक्टिव अरेंजमेंट शैल बी मेड इन एवरी फैक्ट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट एंड एफिलिएंट, मतलब जो भी वेस्टेज निकलता है उसको हैंड टू हैंड डिस्पोज करो, वहां जमावड़ा मत इकट्ठा करो, उसको डिस्पोज करो। एंड अगर ऐसा नहीं करते हो तो आउटकम, अगर ऐसा करते हो तो इट हेल्प इन डिस्पोजल एंड विल नॉट बी हार्मफुल, अगर आप ऐसा करते हो तो उससे क्या होगी वो आपको हार्मफुल नहीं करेगी, आपको हार्म नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट वेंटिलेशन, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, भाई जो वर्कर काम कर रहे हैं यार इतनी गर्मी है, ठीक है, और इतना टेम्परेचर, तो उनके लिए वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। वेंटिलेशन क्या होता है, क्योंकि देखिए टेम्परेचर, देखिए वेंटिलेशन है तो सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश एयर एंड सच टेम्परेचर दैट प्रोवाइड कंफर्ट, अगर देखो उनको अगर अच्छा एयर प्रोवाइड होगा, कंफर्टेबल रहेंगे तो बीमार नहीं होंगे, उनको भी अच्छा प्रोवाइड होगा, वो अगर तुम प्रॉपर उसको अच्छी सर्विसेज दे रहे हो, अच्छा अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हो, तो भाई अगर वो बंदा ना दिन में अगर 10 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है ना, प्रोडक्शन 10 आइटम्स का प्रोडक्शन करता है, तो अगर उसको अच्छा इन्वायरमेंट दोगे तो 10 की जगह 12 का प्रोडक्शन करेगा, तो इनडायरेक्टली बेनिफिट किसका है, फैक्ट्री का। तो इसलिए उनको प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। और अगर हाई टेम्परेचर है तो सेपरेट द प्रोसेस ऑफ वर्क रूम के लिए, अगर बहुत सपोज कोई मशीनरी है जिससे हाई टेम्परेचर निकलता है, ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है उसके से हीट हो रहा है, तो क्या उसके लिए प्रॉपर सेपरेट वर्क रूम बनाना चाहिए जहां से कि बैठ के वो उस मशीन को ऑपरेट कर सके, जहां से बैठ के वो उस मशीन को ऑपरेट कर सके। देखिए क्या क्या लिखा है, वेंटिलेशन एडिक्वेट वेंटिलेशन शुड बी प्रोवाइडेड बाय द सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश एयर एंड सच टेम्परेचर दैट भी प्रोवाइड कंफर्ट, मतलब कि वो एयर मिलनी चाहिए प्रॉपर, यार पूरा बंद बंद है उसमें उनको एयर नहीं मिलेगी तो क्या मतलब, कोई मतलब नहीं, काम नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉपर उनको एयर मिलनी चाहिए, कंफर्टेबली काम कर सके। अगर हाई टेम्परेचर है तो द प्रोडक्शन एक्सक्लूसिवली हाई टेम्परेचर एडिक्वेट मेजर शैल बी टेकन टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स, ठीक है, होना चाहिए। एंड इट इज डन सेपरेटिंग देयर प्रोसेस व्हिच प्रोड्यूसेस सच हाई टेम्परेचर फ्रॉम द वर्क रूम, ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट डस्ट एंड फ्यूम, यानी कि धूल है, मिट्टी है, डस्ट एंड फ्यूम, उसमें क्या है भाई, अगर डस्ट एंड फ्यूम होगा तो उड़ेगा, वो वर्कर को हार्म करेगा, बीमार पड़ेंगे, ठीक है, तो क्या होगा काम बंद हो जाएगा। तो उसमें क्या है ऑफेंसिव टू वर्कर्स, ऑफेंसिव होना चाहिए, ठीक है। तो इंजरीज और ऑफेंसिव टू वर्कर मतलब उनसे हट के होना चाहिए, उनको उनके पास नहीं ऑफेंस होना चाहिए। फिर दूसरा इफेक्टिव मेजर प्रिवेंट इनहेलेशन एंड एक्यूमुलेशन, प्रॉपर उसके लिए इनहेलेशन प्रिवेंट इनहेलेशन होना चाहिए ना, उसके लिए प्रॉपर उनको सर्विस, प्रॉपर उनका वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर उनके पास जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसके लिए इक्विपमेंट्स होने चाहिए। एंड एग्जॉस्ट अप्लायंस, उसके लिए एग्जॉस्ट लगाने लाइक जैसे का धूल मिट्टी है, ठीक है, डस्ट है, डस्ट के लिए आप एग्जॉस्ट लगा के रखिए ताकि जो धूल मिट्टी है वहाँ पे ना रहे, ठीक है। तो वही क्या बोलते हैं ऑफेंसिव टू वर्कर एनी डस्ट और फ्यूम और अदर इम्प्योरिटी लाइक विच इज लाइकली टू इंजरीज और ऑफेंसिव टू द वर्कर होनी चाहिए, ठीक है, वो नहीं होनी चाहिए। इफेक्टिव मेजर शैल बी टेकन टू प्रिवेंट इनहेलेशन ऑफ एक्यूमुलेशन इन एनी वर्क रूम एम्प्लॉयड, ठीक है। एग्जॉस्ट अप्लायंस मतलब एग्जॉस्ट फैन आपको लगा के रखनी चाहिए कि वहां पे वो ना, वहां पर वो ना क्या ना हो, धूल मिट्टी, क्या ना हो धूल मिट्टी, ठीक है। तो एक बार हम रिवीजन करें कि हमने आज क्या क्या पढ़ा, फिर से देखते हैं क्या पढ़ा हमने आज। आज हमने पढ़ा ऑक्यूपायर क्या होता है, ठीक है, who have the ultimate control of the factory, ठीक है। फिर हमने पढ़ा नोटिस बाय ऑक्यूपायर क्या होता है कि उसको 15 डेज में नोटिस देनी है, चीफ इंस्पेक्टर को नोटिस देनी है, वो भी इन रिटर्न। और अगर कोई न्यू मैनेजर अपॉइंट करते हो तो आपको 7 डेज के अंदर नोटिस देनी है, वो भी चीफ इंस्पेक्टर, वो भी इन रिटर्न। ड्यूटीज क्या होती हैं उसकी कि वर्कर की हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर का ध्यान रखें। फिर हमने इंस्पेक्टर देखा, इंस्पेक्टर कौन होता है, इंस्पेक्टर कौन ऐसा अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट, प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन होती है एंड लोकल लिमिट्स के अकॉर्डिंग होता है। फिर हमने पावर्स देखी इंस्पेक्टर की, उसको किसी भी प्रीमाइसेस प्लेस ऑफ एनी प्रीमाइसेस इन फैक्ट्री एरिया उसको एंटर कर सकता है, एग्जामाइन कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, डॉक्यूमेंट को देख सकता है, पढ़ सकता है, कॉपीज रख सकता है और उस डॉक्यूमेंट को सीज कर सकता है, और जो आपका आर्टिकल उसको सीज कर सकता है एंड अदर पावर्स ये देखे थे। फिर हमने सर्टिफिकेट वो सर्टिफाइड सर्जन देखा,
ये अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट होता है, क्वालिफाइड पर प्रिकॉशंस होते हैं, प्रैक्टिशनर्स होना चाहिए, असाइंड बाय द स्पेसिफाइड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ड्यूटीज उसकी देखी, ये सब देखा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने भी देखा डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इफ्लुएंट्स, जो डिस्पोजल का जो वेस्ट है उसका डिस्पोज होना चाहिए, कचरा इकट्ठा नहीं करके रखना। फिर वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर देखा कि जो जहाँ पे वो जो वर्क करने वर्कर वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर टाइम, अगर हाई टेम्परेचर है तो उसके लिए प्रॉपर एक वर्क रूम बनाया जाना चाहिए जहाँ पे कि वो प्रॉपर वे में बैठ के काम कर सकें, ठीक है। फिर हमने लास्ट में भी देखा डस्ट एंड फ्यूम, क्योंकि जो डस्ट और फ्यूम है उससे क्या उनको प्रॉब्लम्स होगी, उनको बीमारियां बढ़ेंगी, तो क्या उसको नहीं रखना है, ऑफेंस करना है, ऑफेंसिव होना चाहिए, ठीक है। तो और अगर धूल मिट्टी बहुत ज्यादा है तो एग्जॉस्ट अप्लायंसेस इक्विपमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि वो उस चीज से बच सके। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत टाइम पड़ा हुआ है, आराम से करने वाले हैं। ओके, सो आई होप कोई डाउट कोई क्वेरी नहीं होगी किसी को, इन केस किसी को है तो अभी यू कैन आस्क मी, आई विल आंसर। है कोई? नहीं, ओके। हाँ नहीं होगी, अगर इन केस ऑफ वर्चुअल वालों को होगी, क्योंकि अभी ये यूट्यूब पे अपलोड होगा, आज या कल में अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। एंड अगर अभी क्वेरी नहीं आ रही, इन टाइम एनी टाइम क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज जो वर्चुअल में देखेंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी। और यूट्यूब पे जो देख रहा है इस लेक्चर को, अगर आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन, राइट, अदरवाइज यू कैन डीएम ऑन इंस्टाग्राम। ओके, सो दैट्स इट फॉर द टुडे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा।